तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो में जानेंगे मनी हिस्ट वेब सीरीज के बारे में, जो वन ऑफ द बेस्ट नहीं बेस्ट तो मैं बोल ही नहीं सकता, वन ऑफ द ग्रेट वेब सीरीज चोरी के मामले में। मतलब इसमें जो चोरी करने का जो प्लान बनाया जाता है, उस प्लान की टेक्निक्स को जब आप रियलिस्टिक्स में देखोगे तो आप फील करोगे कि अगर इस प्लान को रियल में लाया जाए तो ये कंफर्म है, चोरी में कामयाब होने के जो रेट है वो 100% होंगे। मतलब ये कंफर्मेशन होगा अगर इस टेक्निक्स को आप रियलिस्टिक में रीड करके देखो तो, एक बार ऑब्जर्व करके देखो तो हम बात करेंगे इस वेब सीरीज़ के बारे में। सबसे पहले मैं इनके कैरेक्टर के बारे में आपको बता दूं कि इनमें कौन कौन लोग हैं जो चोरी का प्लान बनाते हैं। सबसे मेन कैरेक्टर जो कि है प्रोफेसर, ठीक है। प्रोफेसर जो इस चोरी का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। हालांकि ये जो चोरी का प्लान होता है वो प्रोफेसर का नहीं, प्रोफेसर के पिताजी का होता है, जिनका देहांत हो चुका होता है। तो इस चोरी को इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं प्रोफेसर। और प्रोफेसर इस चोरी में कोई भी परेशानी ना हो और ये सक्सेसफुली सक्सेस हो जाए, इसके लिए प्रोफेसर 5 महीने की अपने बंदों को ट्रेन करते हैं। 5 महीने तक मतलब क्लास देते हैं कि चोरी करनी कैसे है। तो जिन बंदों को वो क्लास देते हैं उन बंदों का नाम रखा जाता है कंट्री के कैपिटल के ऊपर। जैसे कि मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। सबसे पहला नाम लूंगा मैं नैरोबी का। नैरोबी जैसे कि हम जानते हैं ये कैपिटल ऑफ केन्या है, ठीक है। नैरोबी नाम की लड़की होती है। इसमें इसका एक छोटा सा बच्चा होता है जो इसी की गलती की वजह से चला जाता है, मतलब इससे दूर हो जाता है, ठीक। इसी की गलती, क्योंकि ये ड्रग्स लेती है और ये चोरी चकारी करती है, जिसकी वजह से अपने बच्चे को ये खो देती है, ठीक। लेकिन इसके पीछे पुलिस, ये जितने भी चोर है जिनकी टीम बनी हुई है, टीम बिल्डअप है, ये सभी चोर किसी न किसी मुसीबत में फंसे पड़े हैं और इन सभी चोरों को पुलिस ढूंढ रही है और पुलिस ढूंढ के कभी भी इन्हें जेल में डाल सकती है और इवन मार भी सकती है। इसीलिए प्रोफेसर इन सबों को ये बोलता है कि देखो, आज नहीं तो कल तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी, जेल होगी या फांसी होगी। इससे अच्छा क्यों ना हम एक ऐसी बड़ी चोरी करें जिस बड़ी चोरी के बाद हम दुनिया के पर्दों पे छा जाए, और दुनिया के पर्दों पे आने के बाद अगर मौत भी आ जाए तो क्या दिक्कत। तो सभी चोर यही बोलते हैं कि बात तो सही है यार, मरना तो साला कल भी है, मरना तो अब भी है, तो क्यों ना इंटरनेशनल मीडिया पे छा करके मरे, क्यों ना पूरी दुनिया की नज़रों में आ करके मरे कि हाँ हमने इतनी बड़ी चोरी करी है। सारे चोर देख कर भी हमसे कहे कि हाँ इन बंदों ने किया है, कुछ ना कुछ किया है। तो दूसरे नंबर की जो कैरेक्टर है उसका नाम है टोक्यो, जो कि कैपिटल है जापान की, ठीक है। टोक्यो जापान का कैपिटल है। टोक्यो नाम की जो लड़की होती है ये फुल्ली आपको साइको दिखाई देगी, और अफसोस की बात यह है कि इस वेब सीरीज की नरेटर भी यही है, टोक्यो ही है। टोक्यो इसमें इतना बड़ा इसका साइको लेवल है, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब ये कुछ उस टाइप की लड़की है, आज साथ रिलेशन बनाएगी, कल किसी और के साथ, परसों किसी और के साथ, मतलब जिंदगी को जीना चाहती है और एंजॉय करना चाहती है। लेकिन ये जितना इस तरीके की लड़की है उतनी ही ये खूंखार शेरनी भी है। मतलब ना बेखौफ डरने वाली, बेखौफ कहीं पे भी जा करके कुछ भी कर सकती है ये, मतलब इस तरीके की साइको है, ठीक है। और इसको प्यार होता है एक छोटे लड़के से जिसका नाम होता है रियो, जो कि कंप्यूटर का मास्टरमाइंड होता है। इतना बड़ा मास्टरमाइंड होता है रियो, जो कि कैपिटल है ब्राजील का। इतना बड़ा वो मास्टरमाइंड होता है कि मतलब पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को हैक कर सकता है, और वो गेमिंग में बहुत एक्सपर्ट हो। गेमिंग की वजह से वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है और वो गेमिंग में ही अपना करियर बनाता है, और लोगों के अकाउंट्स हैक करके वो चोरियां करता था, जिसकी वजह से कई बार वो जेल भी जा चुका था। तो रियो को भी इस प्लान में लिया जाता है, जिससे टोक्यो प्यार करती है। सॉरी, टोक्यो इससे प्यार नहीं करती, रियो पागलों की तरह टोक्यो से प्यार करता है। टोक्यो तो बस उसके दिल में लगाव है रियो को लेकर के, और बाकी कुछ भी नहीं होता। फोर्थ नंबर पे है बर्लिन। बर्लिन जो कि कैपिटल है जर्मनी का, सब जानते हैं। बर्लिन जो कि सबसे बड़ा भाई होता है प्रोफेसर का, और ये बात आपको पहली और दूसरी वेब सीरीज में, सॉरी पहले और दूसरे सीजन में बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि बर्लिन बड़ा भाई होता है प्रोफेसर का। और बर्लिन भी बहुत बड़ा मास्टरमाइंड इंसान होता है, और ये एक बहुत बड़ा चोर भी रह चुका है। ज्वेलरीज चुराया करता था, सोने की मतलब सोने चांदी को, इन सब चीजों को चुराया करता था, और बाकी इसके बारे में आपको आगे तो पता चल ही जाएगा। ये बड़ा भाई होता है प्रोफेसर का, और ये मास्टरमाइंड बिल्कुल जितना प्रोफेसर होता है उससे बराबर ही बोलूंगा मैं, कम नहीं बोल सकता, उसके बराबर का ही मास्टरमाइंड होता है बर्लिन भी। 5वें नंबर पे आता है डेनवर। डेनवर इज द कैपिटल ऑफ कोलोराडो। डेनवर एक सीधा साधा बहुत ही प्यारा बच्चा होता है, ठीक है। हाँ ये सच है कि थोड़ा ये भी साइको है, मतलब गुस्सेल, हाँ ये गुस्सेल बंदा है, साइको नहीं बोलूंगा इसको, गुस्सेल बोलूंगा। बहुत ज्यादा गुस्सेल है, बट दिल का उससे भी ज्यादा अच्छा है। जितना ये गुस्सेल है उससे
दोगुना अच्छा है दिल से। दरअसल डेनवर कुछ गैंगस्टर के चुंगल में फंस जाता है और उनके चुंगल में फंसने की वजह से ही उसे इस चोरी में आना पड़ता है, क्योंकि वो गैंगस्टर इससे कुछ रकम मांगते हैं और अगर वो रकम डेनवर नहीं चुकाता तो वो डेनवर को जान से मार डालेंगे, जिस मजबूरी की वजह से उसे इस चोरी में आना पड़ता है। और डेनवर बहुत ही दिल का अच्छा है। अब बारी आती है अगले की, डेनवर के पिता मॉस्को, मतलब वो पिता होते हैं डेनवर के, वो भी एक चोर होते हैं, कई बार जेल में भी जा चुके होते हैं और वो ये चाहते हैं कि इस चोरी में भले ही मेरी मौत हो जाए मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैं इतना पैसा कमा लूं, मतलब इतना पैसा चोरी कर लूं ताकि मेरे बच्चे की जिंदगी सुधर जाए, मतलब डेनवर की। इसलिए मॉस्को भी इस चोरी में शामिल होता है। मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया। अगले दो कैरेक्टर है हेलसिंकी एंड ओस्लो। हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड एंड ओस्लो इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। हेलसिंकी और ओस्लो ये दोनों ही भाई होते हैं और दिल के बहुत ही सीधे साधे इंसान होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन हाँ, किसी का मर्डर करना हो तो उसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटते, 2 मिनट में मार देते हैं। लेकिन हाँ, दिल के भी बहुत अच्छे होते हैं, ये मर्डर करते हैं, बस जो बहुत ही ज्यादा उस टाइप के लोग होते हैं तो पीछे नहीं हटते, धड़पड़ ये मार देते हैं, मतलब कत्लेआम करने में ये माहिर है, एक्सपर्ट है ओस्लो और हेलसिंकी। तो ठीक है, तो इनका प्लान होता है रॉयल मिंट के अंदर जाकर के नोट छापने वाली मशीन से कुछ दिनों के अंदर 1 बिलियन यूरो नोट छापेंगे और वहां से फरार हो लेंगे। मतलब जो उनके अंदर नोट रखे हुए हैं उसको चोरी नहीं करना, जो मशीन है, मशीन से हम 1 बिलियन यूरो नोट छापेंगे और फरार हो लेंगे। तो ये लोग सबसे पहले एंट्री करते हैं रॉयल मिंट के अंदर, कैसे जैसे तैसे प्लान बना करके, जिसमें रियो का हाथ होता है कि रियो जितने भी पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, ये प्री प्लानिंग होती है, जितने भी पुलिस वाले होते हैं उन सबके फोन हैक कर लेता है, जिससे कि वो जो भी बात करे, कहीं भी बात करे, वॉकी टॉकी सब कुछ वो हैक कर लेते हैं। वॉकी टॉकी हो चाहे फोन हो, कि कोई भी कहीं भी बात करे वो सारी बात सुनाई दे प्रोफेसर को। और प्रोफेसर कंप्यूटर लेकर के आराम से बैठा होता है अपने अड्डे पर और वहाँ पे पुलिस वालों की सारी बातें सुनता रहता है, ये पता लगाता रहता है कब क्या क्या हो रहा है। और जब ये रॉयल मिंट के अंदर एंट्री करते हैं तो जाहिर सी बात है, रॉयल मिंट के अंदर जो भी लोग हैं जब गोली की फायरिंग सुनेंगे तो वो एक अलार्म बजाते हैं और उस अलार्म से पुलिस वाले आ जाते हैं। लेकिन रियो उस अलार्म को हैक करके बंद कर देता है। बंद करने की वजह से अलार्म नहीं बज पाता। ना बजने की वजह से ये सारे चोर, बाकी के जितने भी हॉस्टेजेस इसके अंदर फंसे होते हैं, उनको अपने काबू में कर लेते हैं। वो सब देखते भाई अलार्म तो बज नहीं रहा। फिर जैसे तैसे ये लोग लास्ट में अलार्म को बजने देते हैं, क्योंकि इनके प्लान का हिस्सा होता है। और जब अलार्म बजता है और तब तक ये लोग जो रॉयल मिंट के अंदर पैसा भरा होता है, बहुत सारा पैसा रखा होता है, उसको थैले में भर के बाहर ले आते हैं। अब हॉस्टेजेस सोचते हैं, जो उसके अंदर फंसे हुए लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये बैग लेके फरार होंगे, लेकिन गेट पे तो पुलिस आने वाली है। लेकिन वही प्रोफेसर कॉल करके बोलता है कि पुलिस को आने में अभी 3 मिनट है। और उसी दौरान ये लोग गेट पे खड़े होते हैं, सारे के सारे बैग लेकर के। अब जो हॉस्टेजेस होते हैं, जो मतलब उसके अंदर फंसे हुए लोग होते हैं, वो ये बोलते हैं कि यार इनके पास पैसा भी है, बैग इन्होंने सारा पैसा चुरा भी लिया, पुलिस को आने में अभी 2-3 मिनट है, पुलिस आई भी नहीं है, तो ये लोग भाग क्यों नहीं रहे, खड़े क्यों गेट पे, मतलब पुलिस का वेट क्यों कर रहे हैं। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं, उसमें जो एक नाम मैं बोलूंगा, आर्थुरो, जो कि बेवकूफ गधा होता है। आर्थुरो को लगता है कि ये बंदे कुछ और प्लान कर रहे हैं, मतलब वो सही भी सोचता है, तो गलत नहीं सोचता, कि ये लोग खुद ही पुलिस का वेट कर रहे हैं। और जैसे ही पुलिस आती है तुरंत वो गेट के बाहर जाकर के जो पैसों का बैग होता है वो फेंक देते हैं। फेंकने के बाद पुलिस वालों को ये रियलाइज हो जाता है कि ये चोरी तो करने आए थे, लेकिन चोरी करते हुए ये पकड़े गए। पकड़े जाने की वजह से ये अपनी जान बचाने के लिए रॉयल मिंट के अंदर छुप जाते हैं और छुप करके रॉयल मिंट के अंदर जितने भी लोग हैं उनको हॉस्टेजेस बना के रखेंगे, जब तक पुलिस वाले इनको सही सलामत इनको घर ना जाने दें। मतलब ऐसा पुलिस वालों का मानना होता है। तो पुलिस वाले भी यहाँ पे खुश हो जाते हैं कि भाई बंदों को हमने चोरी नहीं करने दी और रॉयल मिंट के अंदर बंदों को हमने फंसा लिया, और आज नहीं तो कल भाई ये रॉयल मिंट के अंदर रॉयल मिंट से बाहर आएंगे हाथ खड़े करके और बोलेंगे हम सरेंडर करते हैं और प्लीज हमें माफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसी सोच होती है पुलिस वालों की कि भाई चोरी तो ये कर नहीं पाए। लेकिन जब ये हादसा होता है तो उसी दौरान गोलियां चल जाती है, और जब गोलियां चलती है तो पुलिस वालों की एक गोली बिल्कुल टच होके निकल जाती है रियो से हल्की सी छू के निकल जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि रियो प्यार करता है टोक्यो से और टोक्यो का लगाव होता है रियो से, और मैंने ये भी बताया कि टोक्यो होती है साइको। अब जैसी वो गोली छू कर जाती है तो प्रोफेसर का बोलना होता है कि भाई किसी को जान से नहीं मारना तो नहीं मारना, लेकिन वहाँ टोक्यो प्लान बिगाड़ देती है। वो साइको इतनी बड़ी होती है कि उसने गोली अंधाधुंध चलाने स्टार्ट कर दी और एक पुलिस वाले के पैर में गोली लग जाती है। ये चीज अच्छी होती है कि सिर्फ उसके पैर में गोली लगती है, उसको गोली नहीं लगती। अब आप बोलोगे कि लग भी जाएगी तो फर्क क्या? फर्क है क्योंकि प्रोफेसर ये बात जानता है कि अगर किसी की हत्या होती है तो ये लोग अंदर घुस के मारेंगे, तुम्हें अंदर घुस के मारेंगे, मतलब ये लोग आर्मी को अंदर घुस के मारेंगे, एक तरीके से युद्ध छिड़ जाएगा। तो ये प्रोफेसर नहीं चाहता। जब तक कोई इंसान नहीं मरता तब तक जो मामला होता है वो बात करके सुलझाया जाता है, लेकिन जब किसी की हत्या हो जाती है तो ये मामला बातों पे नहीं, ये युद्ध पे आ जाता है। ये बात प्रोफेसर बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए प्रोफेसर ने पहले
भले ही मना करा था किसी को भी गोली नहीं मारना, ना किसी को जान से मारना। ये बात इसीलिए प्रोफेसर ने बोली थी, लेकिन ये टोक्यो खराब कर देती है बात। लेकिन शुक्र ये होता है पुलिस वाले के सिर्फ पैर में ही गोली लगती है। तभी वो सब बाहर आ जाते हैं, जितने भी चोर होते हैं अंदर आ जाते हैं रॉयल मिंट के अंदर। रॉयल मिंट का गेट ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने के बाद पुलिस वाले भाई बाहर चले जाते हैं। फिर प्रोफेसर पुलिस वाले को कॉल करता है, मतलब जैसे बात करते हैं नॉर्मली। तो पुलिस वाले में जो उसकी इंचार्ज होती है उसका नाम होता है राकेल। राकेल बात करती है प्रोफेसर से। जब बात तो प्रोफेसर इतनी पोलाइटली करता है और इतने बिल्कुल शांत दिमाग से करता है, मतलब आप जब देखोगे ना शॉक्ड हो जाओगे कि इतना तगड़ा मास्टरमाइंड, इतनी बड़ी मुसीबत और इतना बड़ा बोझ होने के बावजूद इतना शांत कैसे हो सकता है कोई बंदा। बट एक रियलिटी है, अगर कोई इंसान बिल्कुल शांत स्वभाव से काम कर रहा है तो वो सक्सेसफुल हो ही जाता, आज नहीं तो कल 100। तो उसी दौरान क्या होता है, प्रोफेसर बोलता है कि आपकी वजह से गोली चलने की उम्मीद नहीं थी कि आपकी तरफ से गोलियां चलेंगी, लेकिन आप लोगों ने गोलियां चला दी। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम्हारे लोगों ने भी हमारे एक पुलिस वाले को घायल किया है, लेकिन शुक्र करो कि उसके पैर में ही गोली लगी है। अगर कहीं और लगी होती तो अभी तक अंदर घुस जाते, हमारी आर्मी अंदर घुस के ना जाने क्या क्या कर देती। तो प्रोफेसर इसके लिए माफी मांगता है। प्रोफेसर बोलता है कि मैं ये सब चीज हिंसा नहीं चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि किसी को चोट पहुंचे, मैं बस पैसे चुराना चाहता हूँ, इसके अलावा मेरा कोई वो नहीं है। साफ बोल देता है प्रोफेसर इस बात को। तो प्रोफेसर से पुलिस वाले बोलते हैं कि पैसा तो तुमने सारा बाहर फेंक दिया, फिर क्या मतलब पड़ता है, तुम अंदर रॉयल मिंट के अंदर बैठे हो। तो बोलते हैं कि देखो अब हम फंस चुके हैं, कुल मिला के देखो क्या है, प्रोफेसर को चाहिए टाइम, इतना ज्यादा टाइम मिलेगा उतनी ज्यादा नोट की छपाई हो पाएगी। टाइम के लिए पुलिस वालों को उलझाए रखो, किसी न किसी काम में उलझा दो, जितना उलझाओगे उतना टाइम, और जितना टाइम मतलब यहाँ एक चेन बनी हुई थी जिसका नाम था टाइम इज मनी। ये बिल्कुल सच बात है, जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा पैसा। तो प्रोफेसर बोलता है एक काम करो, मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर भिजवा दो रॉयल मिंट की छत पे, तो मैं अपने साथी को लेकर वहाँ से सही सलामत निकल पाऊंगा और हॉस्टेजेस को मैं जिंदा और बिल्कुल खरोच आए, बिना किसी खरोच आए मैं उनको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो वो लोग बोलते हैं कि हेलीकॉप्टर मंगाने के लिए हमें कोर्ट से अर्जी लेनी पड़ेगी, यहाँ से वो और सारी बातें बोलते हैं। तो कोर्ट के पार्ट प्रोफेसर फोन पे ही पढ़ा देता है कि क्या क्या कानून है और क्या क्या कानून नहीं है। और ये सुनते के साथ ही राकेल बोलती है हो तो तुम्हें कानून की भी नॉलेज है। तो प्रोफेसर बोलता है कि छोटी मोटी चोरी तो है नहीं, तो कानून की तो थोड़ी बहुत जानकारी रखनी ही पड़ेगी, ऐसा प्रोफेसर राकेल से बोलता है। राकेल को ये तो समझ में आ जाता है कि ये बहुत तगड़ा मास्टरमाइंड बंदा है जो भी इन चोरी के पीछे है। तभी ये सारे बंदे जो चोर होते हैं रॉयल मिंट के अंदर, इनका झगड़ा हो जाता है कि किसी को गोली नहीं चलानी थी। बर्लिन गुस्सा हो जाता है कि किसी को गोली नहीं चलानी थी, ये वो वगैरह वगैरह। तो बोलते कि इसने रियो को गोली मार दी थी, लेकिन वो गोली जस्ट छू के जाती है तो रियो को हल्की सी चोट लग जाती है। अब इन सभी हॉस्टेजेस में जितने रॉयल मिंट के अंदर कैदी होते हैं, इसमें 3 मेन कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर का नाम है आर्थुरो जो कि गधा होता है, और एक होती है आर्थुरो की गर्लफ्रेंड जिसका नाम होता है मोनिका, और तीसरी बंदी होती है एलिसन पार्कर। एलिसन पार्कर इसमें सबसे मेन कैरेक्टर होती है। एलिसन पार्कर दरअसल ब्रिटेन के एम्बेसडर की बेटी होती है, और वो ब्रिटेन के एम्बेसडर की बेटी होने की वजह से ब्रिटेन का एम्बेसडर एक स्पेन के सबसे बड़े अधिकारी को बोलता है कि मैं किसी को नहीं जानता, तुम एलिसन पार्कर को छुड़ा के वहां ला रहे हो। अब वो जल्दी से जो बड़ा अधिकारी होता है स्पेन का, वो आता है, राकेल से बोलता है कि प्रोफेसर से बात करो और उससे बोलो कि एलिसन पार्कर को छोड़ दो, बाकी को तो हम देख लेंगे। अब ये बात प्रोफेसर से होती है तो प्रोफेसर भी अनजान बन जाता है। उनको लगता है कि प्रोफेसर को नहीं मालूम कि एलिसन पार्कर एम्बेसडर की बेटी है। अब प्रोफेसर बोलता है कि क्यों एलिसन पार्कर ही क्यों, मतलब बाकी क्यों नहीं। तो वो पुलिस वाली बोलती है कि तुम सौदा अगर हम हेलीकॉप्टर भेज देते हैं तो तुम छोड़ने के लिए तैयार हो नहीं हो, ये बताओ। तो यहाँ पे इस बात को प्रोफेसर रिकॉर्ड कर लेता है पुलिस वालों की, कि पुलिस वाले से उसकी क्या बात हुई थी, जिसपे पुलिस वाले ये बोलते हैं कि तुम एलिसन पार्कर को छोड़ दो, बदले में हम तुम्हें हेलीकॉप्टर दे देंगे। लेकिन ये सारी रिकॉर्डिंग प्रोफेसर लीक करवा देता है मीडिया, और जैसे ये बात मीडिया में लीक होती है तो मीडिया में लीक होने के बाद सब ये बोलते हैं कि मतलब कैसे ये लोग हैं कि एक एम्बेसडर की बेटी को छुड़वा रहे हैं और बाकी की जिंदगी नहीं है, एलिसन पार्कर की जिंदगी है। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हंगामा मच जाता है और मीडिया वाले तमाशा खड़ा कर देते हैं पुलिस वाले को, और यहाँ पे पुलिस वाले की मुसीबत और बढ़ जाती है। और पुलिस वाले फिर बोलते हैं प्रोफेसर को कि ये तुमने क्या कर दिया, लीक क्यों करी तुमने, ऑडियो हमारी ये है वो, बहुत सारी बातें हो जाती है। लेकिन वहीं एलिसन पार्कर वो दरअसल एक लड़के के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करती है, और उस रिलेशनशिप के दौरान जिस लड़के के साथ रिलेशनशिप बनता है वो लड़का इसकी एक न्यूड फोटो ले लेता है एलिसन पार्कर की, और वो न्यूड फोटो को वो इंस्टाग्राम पे शेयर कर देता है। अब एलिसन पार्कर को वो फोटो डिलीट करनी होती है। अब डिलीट करने के लिए वो रियो के अड्डे में होती है, मतलब रियो के चंगुल में होती है, रियो देखभाल करता है एलिसन पार्कर की। अब वहीं पे रियो के कमरे में आ जाती है टोक्यो, और एलिसन पार्कर भी वहीं होती है। अब रियो के कमरे में जब टोक्यो आती है तो ये लोग वही मतलब फालतू की बातें, मतलब प्यार मोहब्बत की बातें, या तूने ये नहीं करा वो नहीं करा वगैरह, लड़ाई झगड़ा और कुछ नहीं, प्यार मोहब्बतों में जो होता है। और ये बात पहले ही प्रोफेसर ने बता दी थी
थी कि ये जो प्यार मोहब्बत की बातें हैं, चोरी के बाद जो करना है करो, लेकिन वहाँ कोई भी ऐसी हरकतें नहीं करेगा। और यही हरकतें टोक्यो रियो के साथ करने लग जाती है। और जब ये हरकतें होती है उसी दौरान एलिसन पार्कर इन हरकतों का फायदा उठा करके एक फोन उठा लेती है। फोन बोले तो अपना फोन उठा लेती है, और वो जैसे अपने फोन से उस फोटो को डिलीट करने की कोशिश करती है, तुरंत उस फोन को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। पुलिस वाले उसके फोन का कैमरा ऑन कर देते हैं। अब जैसे रियो उस फोन को छीनने आता है एलिसन पार्कर से, तो रियो की फोटो चली जाती है पुलिस वाले के पास। अब जैसे रियो की फोटो पुलिस वाले के पास चली जाती है तो सारी डिटेल पुलिस वाले रियो के बारे में निकाल देते हैं, और निकालने के बाद पुलिस वाले रियो की डिटेल्स को मीडिया में शेयर कर देते हैं और रियो के माँ बाप को बुलाते हैं और रियो को मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम अगर वहाँ से आ जाते हो और सरेंडर कर देते हो और बाकी का प्लान बता देते हो तो हम तुम्हें जेल की सजा कम करवा देंगे। लेकिन रियो भी कम चालाक थोड़ी होता है, मतलब सॉरी रियो नहीं, प्रोफेसर को मालूम था ऐसा हादसा जरूर होना है। लेकिन प्रोफेसर एक गणित समझाता है, और वो गणित ये होती है कि तुमने लाइफ में जितनी भी चोरियां करी है उन सभी चोरियों की तुम कैलकुलेशन करो तो तुम्हारी सजा टोटल मतलब 100 साल से भी पार जाती है। ठीक है, कोई लोग आ जाते हैं जो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, वो मदद करके तुम्हारी सजा कितनी घटवा देंगे, करीब 272 साल मेरे ख्याल से बैठी थी। वो लोग कितनी साल तुम्हारी घटवा देंगे सजा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, फिर भी तुम 100 साल तक जेल में सड़ोगे, मतलब कुल मिला के मौत। ये सारी गणित रियो पुलिस वालों को दिखा देता है। अब पुलिस वाले बोलते हैं कि भाई मतलब है क्या ये बंदा, मतलब इन लोगों ने पहले ही गणित कर रखी है कि अगर हम सरेंडर करने की बारी आती है तो हम लोग तब भी मतलब बचेंगे नहीं। इन लोगों को समझाने का कोई मतलब ही नहीं होता। पुलिस वाले ये बोलते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं कि भाई एक चोर को जब पकड़ते हैं तो उसे प्यार से बोलते हैं कि भाई तेरी सजा कम करवा देंगे, बट सच्चाई ये होती है सजा कम हो ही नहीं सकती, होगी भी तब भी नहीं बचोगे, ठीक है, और नहीं होगी तब भी नहीं बचोगे, मतलब दोनों तरफ तुम्हारी मौत ही लिखी है। ये बात चोर को पता नहीं होती, ये बात सिर्फ पुलिस वाले को पता होती है, लेकिन इस चोरी में चोर को सब कुछ पता होता है क्योंकि प्रोफेसर उनके साथ होता है। अब ये जब बात रियो बताता है पुलिस वालों को तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। पुलिस वाले बोलते हैं कि भाई ये हत्थे नहीं आने वाले, ठीक है। यहाँ पे इस केस की वजह से रियो जो है थोड़ा बहुत बदनाम हो जाता है और सबके बीच में आ जाता है रियो, बहुत सारी बातें उठने लग जाती है। वहाँ प्रोफेसर राकेल के साथ अपने रिलेशन बनाने स्टार्ट कर देता है, मतलब राकेल से उसकी इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है सिर्फ एक फोन कॉल की वजह से मतलब दरअसल राकेल को अपने घर बात करनी थी और राकेल का फोन स्विच ऑफ हो जाता है, तो प्रोफेसर अपना फोन राकेल को ऑफर करता है, तो वहीं से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। हालांकि लव स्टोरी नहीं, ये एक प्लान का हिस्सा होता है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर, लेकिन इस प्लान में थोड़ी सी चेंजिंग आती है और वो चेंजिंग ये हो जाती है कि भाई प्रोफेसर को राकेल से दिल से शिद्दत से प्यार हो जाता है। जिस बंदे को कभी किसी से प्यार नहीं हुआ था उस बंदे को इंस्पेक्टर राकेल से बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है। अब प्यार हुआ है तो थोड़ी बहुत तो भाई दिक्कत तो क्रिएट होनी है। अब प्यार तो हो जाता है, वहाँ पे प्रोफेसर राकेल का फोन तो हैक करके बैठा ही होता है, ठीक है। अब राकेल का एक बॉयफ्रेंड, मतलब बॉयफ्रेंड नहीं, पुलिस में ही एक बंदा होता है जो राकेल से बहुत प्यार करता है जिसका नाम होता है एंजल। अब जो एंजल है उसको जब पता पड़ता है कि राकेल इस बंदे से मिलती रहती है, उसका प्रोफेसर का नाम होता है साल्वा से मिलती रहती है। अब राकेल उसको एंजल को पता भी लग जाता है कि राकेल साल्वा से शायद इंटरनली कुछ है इनके पीछे, मतलब ये दोनों प्यार व्यार के चक्कर में है। अब साल्वा बोल रहा हूँ, एंजल गुस्से में साल्वा के पास जाता है और उससे सारी जानकारी लेता है कि भाई तुम क्या काम करते हो ये वो, क्योंकि एक बार क्या होता है ये लोग रियो को पकड़ने के बाद बाकी के कैरेक्टर्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो पकड़ने की कोशिश करने के बाद इन लोगों को पता लगता है जब ये लोग अंदर गए थे तो कोई ना कोई गाड़ी इस्तेमाल की होगी, तो जो गाड़ी इस्तेमाल की थी तो वो गाड़ी है कहाँ। अब ये काम था हेलसिंकी का कि हेलसिंकी का जिस गाड़ी को तुम डेली यूज कर रहे हो, लास्ट में हेलसिंकी को बोला था प्रोफेसर ने उस गाड़ी को कबाड़ खाने को दे करके इसको तुड़वा देना, तुड़वा मतलब कचूमर सा बना देते हैं वो करवा देना, ये प्रोफेसर ने बोला था हेलसिंकी को। अब ये बातें एंजल और राकेल दोनों बात कर रहे होते हैं टेंट के अंदर कि हाँ गाड़ी के थ्रू हम चाहे तो बाकी के कैरेक्टर को पकड़ सकते हैं। अब ये बात सुन लेता है प्रोफेसर। अब प्रोफेसर सुन लेता है कि यार ये यहाँ तो मैं फंस जाऊंगा मैं यहाँ पे। अब प्रोफेसर भागता हुआ जाता है उस कबाड़ खाने, मतलब पहले तो फोन करता है वो हेलसिंकी को, प्रोफेसर हेलसिंकी को फोन करके वो बोलता है कि क्या तुमने उस गाड़ी का क्या किया था, तो हेलसिंकी बोल देता है कि मैंने उस गाड़ी को तोड़वाया नहीं था, बेच दिया था। अब प्रोफेसर इस बात पे गुस्सा होता है तो हेलसिंकी बोल देता है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, घर वालों को पैसा भेजना था इसलिए मैंने गाड़ी बेच। तो प्रोफेसर वहाँ थोड़ा बहुत गुस्सा तो होता है लेकिन वो गुस्से को पी जाता है। फिर प्रोफेसर कबाड़ खाने में जाता है। कबाड़ खाने में जो एक बंदा होता है वहाँ का एम्प्लॉय होता है जो भी होता है वो प्रोफेसर को देख लेता है और प्रोफेसर के पीछे कुत्ता भेज देता है। अब कुत्ता भेजने की वजह से प्रोफेसर वहाँ थोड़ा परेशान होकर
वापस आ जाते हैं। अब उस गाड़ी तक राकेल भी पहुंच जाती है, लेकिन राकेल के पहुंचने से पहले प्रोफेसर वहां पहुंच करके अमोनिया डाल देता है, अमोनिया जिससे फिंगरप्रिंट मिट जाते हैं। लेकिन अमोनिया के साथ साथ वो अपने बड़े भाई के जैकेट का एक बटन डाल देता है उसी गाड़ी के अंदर। अब वो वहां से प्रोफेसर भाग जाता है, मतलब उस प्रोफेसर को वो थोड़ा ग्रीस व्रीस अपने चेहरे वेहरे पे लगा लेता है प्रोफेसर, जिससे राकेल पहचान नहीं पाती है कौन। अपना मुंह तोड़ लेता है, खून वून निकलने लग जाता है और फिर वो भगा देती है, मतलब राकेल क्या छोड़ देती है, मतलब जाने देती है, कुछ कहती नहीं है। अब राकेल जब उस गाड़ी की जांच पड़ताल करती है तो देखती है कि इसमें अभी अमोनिया डाला गया है, मतलब कुछ समय पहले, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, हद मार के 10-15 मिनट। तो राकेल समझ जाती है कि वो जो भिखारी सा आदमी दिख रहा था उसी ने सब कुछ किया है। राकेल बोलती है कि उसे पकड़ो जल्दी से। इतने तो प्रोफेसर वहां से गोली लेता है, मतलब भाग जाता है। फिर बोलता है कि उस भिखारी को तो उस बंदे ने देखा होगा जो इस कबाड़ी खाने में काम करता है। तो बोलते कि बात तो तुम सही कह रहे हो। तो तभी वो क्या करते हैं, उस कबाड़ खाने वाले बंदे को पकड़ते हैं और उससे बोलते हैं कि तुमने उस बंदे को देखा है? तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल अच्छे से देखा है। कि क्या तुम स्केच बना सकते हो? तो स्केच जैसे ही बनाने जाता है तुरंत प्रोफेसर रशिया भाषा में कॉल करता है उसी बंदे को, और कॉल करके उसकी बीवी बच्चे को मारने की धमकी वगैरह ऐसा कुछ देता है, जिसकी वजह से वो स्केच अधूरा रह जाता है और वो वहां से भाग जाता है। कहता है मैं नहीं स्केच बना रहा। अब यहाँ पे प्रोफेसर का स्केच नहीं बन पाता, लेकिन वहाँ पे एंजल ये बोलती है कि एक बात बताओ, ये जो गाड़ी वाली बात थी, ये बात तो सिर्फ हम दोनों को मालूम था ना, कि तीसरा किसको मालूम था? तो बोलते कि इस टेंट में शायद कोई जासूस है। अब राकेल शक करती है एंजल पे और एंजल शक करता है राकेल पे, लेकिन वही एंजल बोल देता है कि इस टेंट में हमारे अलावा भी कोई आया हुआ है। तो राकेल बोलती है हमारे अलावा कौन आया हुआ? कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड सालवा भी एक बार टेंट में आया था, तुम्हारी माँ का जब फोन आया था तो फोन देने के लिए आया था वो। तो इतने में इतने में वो राकेल गुस्सा कर जाती है एंजल पे, ऐसे कैसे बोल सकते हो वगैरह वगैरह। तो इतने में राकेल जाती है सालवा से मिलने कॉफी शॉप में, और वहाँ पे मिलके राकेल थोड़ा बहुत शक भी करती है सालवा के ऊपर, मतलब प्रोफेसर के ऊपर। तो प्रोफेसर को वो बोलती है कि तुम अपने घर लेके चलो मुझे। तो वो राकेल उसके घर चली जाती है प्रोफेसर घर जाकर देखती है सब कुछ ओके है, जैसे जैसे एंजल बताता है वैसा कुछ मिलता नहीं है राकेल को। तो राकेल और प्रोफेसर का उस दौरान एक सेक्सुअल रिलेशनशिप हो जाता है, मतलब हो जाता है रिलेशन कुल मिला के ये। और उसी दौरान एंजल एक बार जा चुका होता है प्रोफेसर के घर, तो वहाँ पे एंजल चम्मच उठा लाता है प्रोफेसर के घर से, और वो चम्मच के फिंगरप्रिंट मैच करवाता है गाड़ी के फिंगरप्रिंट पे। मतलब क्योंकि प्रोफेसर गया था तो गाड़ी को टच किया उसने, तो गाड़ी के फिंगरप्रिंट से वो चम्मच के फिंगरप्रिंट को मैच करवाने के लिए बोलता है राकेल के एक्स हस्बैंड के फोरेंसिक लैब में। अब उस लैब के अंदर जब चम्मच के फिंगरप्रिंट मैच कर जाते हैं गाड़ी के फिंगरप्रिंट, उसी दौरान राकेल और प्रोफेसर रिलेशनशिप में होते हैं रात के टाइम। और उसी दौरान एंजल बहुत दारू पी लेता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसकी लड़ाई हो जाती है राकेल के साथ, इसलिए बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है और वो बहुत ज्यादा दारू पी लेता है। दारू पीने की वजह से एंजल का हो जाता है एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट की होने की वजह से एंजल चला जाता है कोमा। अब कोमा में जाने से पहले एंजल सारी बातें राकेल की माँ के फोन में बता देता है, मतलब एक वॉइस मेल भेज देता है, क्योंकि राकेल का फोन तो स्विच ऑफ होता है, लेकिन राकेल की माँ के फोन पे वो वॉइस मेल भेज देता है। तभी उस वॉइस मेल को राकेल की माँ पढ़ती है। राकेल की माँ जब सारे मेल को पढ़ती है तो केस के बारे में पढ़ती है कि सालवा ही प्रोफेसर है, ऐसा कुछ बोलती है। अब राकेल की माँ की एक बीमारी होती है कि भाई बहुत जल्दी भूलने की बीमारी होती है। तभी राकेल की माँ क्या करती है, सारा कुछ लिख लेती है, लिख करके वो फोन करती है राकेल को, और राकेल का फोन होता है स्विच ऑफ। अब राकेल का फोन स्विच ऑफ होने की वजह से राकेल की माँ क्या करती है, प्रोफेसर को फोन कर देती है। प्रोफेसर को फोन करके बोलती है कि क्या तुम मेरी राकेल से बात करा सकते हो? तो उस समय मना कर देता है प्रोफेसर की फिलहाल तो नहीं, लेकिन बताओ क्या मैसेज देना है, मैं मैसेज दे दूंगा। तो राकेल की माँ प्रोफेसर को बोलती है कि ठीक है, एक मैसेज मैं बता रही हूँ, वो मैसेज दे देना राकेल को अगर तुम्हें मिले तो। वो मैसेज में बता देती है कि सालवा ही वो प्रोफेसर है जिसने इस चोरी का मास्टरमाइंड प्लान बनाया है, ये सारा कुछ बोल देती है राकेल की माँ प्रोफेसर को। प्रोफेसर के तोते लाल हो जाते हैं कि भाई ये क्या चक्कर है। तो तभी प्रोफेसर के पास कॉल आता है राकेल का, राकेल मिलने के लिए बोलती है प्रोफेसर से, लेकिन प्रोफेसर मना कर देता है, क्योंकि उस वक्त राकेल थोड़ी सी डिप्रेस्ड होती है, इसलिए वो चाहती है थोड़ा मतलब सालवा से मिलूंगी तो थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगी, लेकिन प्रोफेसर मना कर देता है कि नहीं मुझे नहीं मिलना। तो थोड़ी अपसेट हो जाती है राकेल। अब अपसेट होती है, वो दौड़ भाग करके प्रोफेसर जाता है राकेल की माँ के घर। अब राकेल की माँ के घर जा करके वो पहले प्लान बना के जाता है कि मैं राकेल की माँ को जहर दे करके मार डालूंगा, लेकिन बाद में वो ऐसा नहीं करता, कहता नहीं यार ये गलत है। लेकिन बाद में उसे ये पता लग जाता है, जैसे वो उस गिलास को तोड़ देता है जिस गिलास में जहर होता है, और वो खुद ही तोड़ता है, और इस चीज तोड़ते हुए राकेल की माँ उसे देखती है। लेकिन थोड़ी देर बाद राकेल की माँ बोलती है ओ सॉरी मेरे हाथ से कप टूट गया। अब वहाँ पे सालवा बोलता है, मतलब प्रोफेसर बोलता है कि तोड़ा तो मैंने था, फिर इसने कुछ क्यों नहीं कहा। फिर वो समझ जाता है कि इसको बीमारी है भूलने की। अब वो क्या करता है भाई, फोन लेता है और वॉइस मेल से सारे के सारे
वॉइसमेल डिलीट कर देता है। अब वो जैसे बाहर जाने को होता है तुरंत राकेल कमरे में अंदर आ जाती है। तो कुछ फूल दिखा देता है राकेल के सामने साल्वा मतलब प्रोफेसर। तो राकेल खुश हो जाती है। अब राकेल बोलती है कितना प्यार करता है मुझसे, मतलब थोड़ा सा इमोशनली अटैचमेंट हो जाती है। वहीं पे उनकी थोड़ा प्यार की लव स्टोरी और ज्यादा आगे बढ़ने लग जाती है। तभी जो बटन बर्लिन का मिला था गाड़ी में से, उस बटन के जरिए बर्लिन की सारी इन्फॉर्मेशन निकल जाती है। अब बर्लिन की सारी इन्फॉर्मेशन निकल जाती है तो बर्लिन के बारे में पता लगता है वो चोर है, ज्वेलरी चोरी वगैरह करता है, लेकिन वो ज्वेलरी के साथ और भी ऐड कर देते हैं और उस एडिशन में होता है कि वो बच्चियों का रेप करता है और लड़कियों की तस्करी करता है, जबकि बर्लिन ऐसा नहीं करता। और जैसे ये बात प्रोफेसर सुनता है मीडिया के मुंह से तो प्रोफेसर गुस्से में आ तो जाता है, लेकिन प्रोफेसर गुस्सा शांत करता है। लेकिन जब बर्लिन तक ये बात पहुंचती है तो बर्लिन भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है। वो बोलता है कि मैंने बहुत गंदे काम किए, मैं मानता हूँ, लेकिन बच्चियों का रेप और औरतों की तस्करी मैं कभी सोच भी नहीं सकता। इतना बुरा इल्जाम जो मुझे पुलिस वाले ने लगाया है ये गलत लगा है। वो यही चाहते थे थोड़ा बौखला जाए और वो कोई गलती कर दे और गलती का हम लोग फायदा उठा ले, ऐसा पुलिस वाले चाह रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला था नहीं। अभी प्रोफेसर के प्लान के अकॉर्डिंग वो घर जिस घर में सारी प्लानिंग की जाती है उस घर तक प्रोफेसर पुलिस वालों को लेकर जाता है। मतलब एक इशारा दे देता है किसी तरीके से वो घर तक पहुंच जाए, मतलब उनके ब्रेन के अंदर डाल देता है कि वो पता लगाए कि किस घर पे इन लोगों ने 5 महीने बैठ करके प्लानिंग की, मतलब कितने महीने बैठ के प्लानिंग की थी। तभी पुलिस वालों को पता लग जाता है अच्छा या आसपास घर है, अब उस घर का पता लग जाता है। अब वो घर पे जाते हैं तो घर पे जाकर देखते हैं भाई वहाँ पे कॉफी के गिलास रखे, जूस के गिलास रखे हैं और सब कुछ, मतलब जितनी भी चीजें। तो वहाँ पे राकेल इतनी पागल हो जाती है, बोलती यार यहाँ पे तो डीएनए का भंडार है, यहाँ पे तो हम सारी की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, प्रोफेसर को छोड़ करके। अब राकेल बहुत ज्यादा मतलब खुश तो हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो हैरान होती है कि इतने सारे सबूत एकदम से मिल जाना। वो बोलती है कि नहीं ये सब कुछ सीधा नहीं है। वो समझ जाती है कि हमें फंसाया जा रहा है या फिर हमें उलझाया जा रहा है। अब वो बोलती है कि हमें इस डीएनए से कुछ नहीं मिलने वाला, इतना मैं श्योर हूँ, डैम श्योर हूँ। अब वो मजबूरी में फोन करती है अपने एक्स हस्बैंड जो कि उसके फोरेंसिक लैब में काम करता है और जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती है। तो फोन करके बुलाती है और बोलती है कि देखो यहाँ पे तुम्हें कोई मिल जाए कोई सबूत के नाम पर। तभी वो बोलता है, जो राकेल का एक्स हस्बैंड होता है, वो बोलता है कि गिलास कप वगैरह इन सब चीजों से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एक चीज है जहाँ पे तुम्हें मिलता है। बोलते वो क्या? राख मतलब जो भी चीज जलाई गई है उस राख से मिल सकता है। अब वो राख के कुछ सैंपल ले लेता है राकेल का एक्स हस्बैंड और वो वहीं पे उसी दौरान प्रोफेसर भी उनके साथ होता है, क्योंकि प्रोफेसर ही मतलब जो प्रोफेसर जो कि साल्वा होता है, साल्वा ही राकेल को अपनी गाड़ी से उस लोकेशन पर लेकर जाता है और जिसकी वजह से वो मीडिया पे आ जाता है। साल्वा मतलब प्रोफेसर मीडिया में आता है, क्योंकि मीडिया तो पुलिस वालों को कवरेज करती है और पुलिस वाले के साथ कौन होता है? राकेल, ये क्या कहते हैं, प्रोफेसर होता है। अब प्रोफेसर टीवी पे कवरेज पे आ जाता है। अब होता क्या है, दरअसल पूरी रात साल्वा राकेल के साथ रहता है, फिर पूरे दिन साल्वा मतलब प्रोफेसर राकेल की माँ के घर होता है, फिर राकेल की माँ के घर के बाद वो सीधा चले जाता है उस डेस्टिनेशन पे जहाँ पर सबूत मिलते हैं। अब पूरा दिन वो फोन नहीं कर पाता, मतलब जो प्रोफेसर है वो फोन नहीं कर पाता। अब फोन ना करने की वजह से यहाँ पे टोक्यो हो जाती है पागल, रॉयल मिंट के अंदर टोक्यो हो जाती है पूरी तरीके से पागल। वो बोलती है कि प्रोफेसर पकड़ा जा चुका है और हम संभरने वाले हैं, ये वो इतनी सनकी होती है, इतनी पागल होती है। अब वो बोलने लग जाती है कि नहीं हम अपनी जान बचाने का प्लान बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, मतलब बौखला जाती है पूरी तरीके से सनकी। यहाँ पे तुम्हें भी गुस्सा इतनी ज्यादा आएगी टोक्यो को देख करके जब इस वेब सीरीज को देखोगे। तो ये सीन जो था ये बहुत ज्यादा बेकार सा सीन था। टोक्यो क्या करती है, बर्लिन को पकड़ लेती है और बर्लिन के साथ मौत का खेल खेलती है। ये लगा लो कि बर्लिन को वो जान से ही मार देती है अगर नैरोबी सही टाइम पे नहीं आती तो। नैरोबी आकर के सही टाइम पे बर्लिन को बचा तो लेते, लेकिन बर्लिन भी डरता थोड़ी था। बर्लिन बोलता मार दे, कोई टेंशन थोड़ी है, और उसके मुंह में बंदूक रख करके कई सारी गोलियां चलाती है, लेकिन वो गोलियां खाली रहती है क्योंकि 6 गोलियों में 1 गोली डाल के रखती है। और वहाँ पे वो बोलती है टोक्यो की 1 गोली तो तेरे को लगनी है, 5 तो चला देती है, अगर 6ठी चला दी तो वो मर जाता बर्लिन, लेकिन इतने तो नैरोबी आकर के वहाँ पे बचा लेती है। अब नैरोबी खिलाफ हो जाती है इसके टोक्यो को, लेकिन बर्लिन को बहुत गुस्सा आती है जो उसके साथ हरकत टोक्यो करती है। अब वहाँ पे बर्लिन और बाकी के लोग समझाते हैं टोक्यो को कि प्रोफेसर ने कहा था अगर मेरा फोन ना आए तो 6 घंटे तक और इंतजार करना, अगर उस 6 घंटे के दौरान भी मेरा फोन नहीं आता तो मतलब मैं पुलिस वालों के हाथों पकड़ा गया हूँ और प्लान यहाँ से कैंसिल होता है। अब 6 घंटे में 5 घंटे रह गए थे, लेकिन टोक्यो मान के राजी नहीं थी। टोक्यो कह रही नहीं प्रोफेसर पकड़ा गया, टीवी में देखो, टीवी में प्रोफेसर पुलिस वालों के साथ है, ये वो, तो टोक्यो पागल हो जाती है। लेकिन बर्लिन बोलता है कि मुझे प्रोफेसर पे पूरा भरोसा है, वो पुलिस वाले पे नहीं पकड़ा गया और 6 घंटे बोला है तो हम इंतजार कर
करेंगे। बाकी के टीम मेंबर भी बोलते हैं कि हाँ हम वेट करेंगे प्रोफेसर का, हमें भरोसा है प्रोफेसर पे। लेकिन टोक्यो मान के राजी नहीं। लास्ट में जैसे तैसे प्रोफेसर उस डेस्टिनेशन से जहाँ पे बहुत सारे सबूत मिलते हैं वहां से जाने की बात बोलता है राकेल को। राकेल बोलती है कि मैं तुम्हें कोई गाड़ी इंतजाम कर देती हूँ, गाड़ी से चले जाओ। अब कोई गाड़ी मिलती नहीं है। अब प्रोफेसर बोलता है कोई नहीं, मैं बस पकड़ के चले जाऊंगा। तो इतने में वो राकेल का एक्स हस्बैंड बोलता है कि एक काम करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं भी उसी रास्ते से जा रहा हूँ। तो प्रोफेसर बोलता है कि ठीक है, तो अच्छी बात है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अब प्रोफेसर चल देता है राकेल के एक्स हस्बैंड के साथ। अब राकेल के एक्स हस्बैंड के पास वो जले हुए राख होती है जिसमें सबूत छुपे होते हैं बहुत सारे, और ये बात जानता था प्रोफेसर। और प्रोफेसर को किसी तरीके से उस राख को खत्म करनी होती है। अब प्रोफेसर क्या करता है, किलसा देता है उसके एक्स हस्बैंड को, राकेल के एक्स हस्बैंड को किलसा देता है, मतलब बहुत बुरी तरीके से किलसा देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई होने के दौरान प्रोफेसर बेहोश कर देता है राकेल के एक्स हस्बैंड को। बेहोश करने के बाद वो क्या करता है, उस राख को बदल देता है दूसरी राख से। कोई और न्यूज़पेपर आसपास पड़ा होता है उसको जला करके उसकी राख लेता है, उसकी राख को उसमें बदल देता है, मतलब कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे वो उठता है राकेल का एक्स हस्बैंड, तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेता है साल्वा को, साल्वा मतलब प्रोफेसर को, कि तुमने एक पुलिस वाले पे हाथ उठाया। अब जैसे पुलिस स्टेशन पे जाता है तुरंत प्रोफेसर फोन करता है राकेल को और बोलता है कि मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, ये वो वगैरह वगैरह। तो इतने में राकेल भागती हुई जाती है पुलिस स्टेशन में, बोलती है कि किस लिए अरेस्ट करा तुमको। अब वो इसमें प्रोफेसर भी कम नहीं होता। प्रोफेसर बाथरूम में जाकर के अपने पेट पे घूसे मार लेता है, पत्थर मार लेता है, जिससे ये फील हो कि राकेल के एक्स हस्बैंड ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। लेकिन ऐसा सच तो होता नहीं है। तभी जब वो चोट दिखाता है प्रोफेसर राकेल को, और राकेल गुस्से में आग बबूला हो जाती है और वो जाकर अपने एक्स हस्बैंड को उल्टा सीधा सुना देती है, ये वो वगैरह वगैरह। अब उसे धमकाने लग जाती है, मैं तुम्हारे सामने ये केस कर दूंगी, वो केस कर दूंगी। तो उसका एक्स हस्बैंड बोलता है ठीक है, मैं केस वापस लेता हूँ, और यहाँ पे केस जो है रफा दफा हो जाता है। तभी प्रोफेसर वहां से चला जाता है अपने अड्डे पर। वहां जाकर के वो फोन करता है रॉयल मिंट के अंदर, लेकिन उसके फोन करने से पहले बर्लिन, जो कि बहुत ज्यादा आग बबूला होता है टोक्यो से, वो क्या कर देता है, टोक्यो को रस्सियों से बांध करके रॉयल मिंट से बाहर फेंक देता है, मतलब पुलिस वालों के हवाले कर देता है। अब टोक्यो जैसे पुलिस वालों के अंडर में जाती है, टोक्यो के पास दो रास्ते, एक सारा सच उगल दे और दूसरा कुछ भी ना बोले और अपनी जान बचाने की कोशिश करे। मतलब प्रोफेसर ने पहले ही बोला था कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तुम पुलिस के गिरफ्त में जा सको, और पुलिस के गिरफ्त में जाओगे तो तुम सिर्फ यही बोलोगे जो मैं तुमसे कहूंगा, फालतू की बातें तुम नहीं बोलोगे। और टोक्यो प्लान को फॉलो करती है, इसलिए नहीं क्योंकि उसे प्लान की परवाह थी, बल्कि इसलिए क्योंकि रॉयल मिंट के अंदर रियो था। अगर वो प्लान के बारे में डिस्क्लोज कुछ भी करती तो रियो मारा जाता। तो रियो की जान बचाने के लिए उसने प्लान को बरकरार रखा पुलिस के द्वारा पकड़े जाने के बाद भी। जब टोक्यो अपने प्लान को सक्सेस करी थी तो उस वक्त प्रोफेसर ने बोला भी था मैं तुम्हें पुलिस छुड़ा लूंगा, मुझे इस चीज की तुम टेंशन मत लेना। तो टोक्यो को जब कोर्ट ले जाया जाता है तो बीच रास्ते पे ही प्रोफेसर के कुछ लोग जाते हैं और टोक्यो की जान बचा लेते हैं, और टोक्यो वापस रॉयल मिंट के अंदर जैसे तैसे धांसू एंट्री करी, चाहे जैसी भी एंट्री करती है, घुस जाती है रॉयल मिंट के अंदर। लेकिन जब वो रॉयल मिंट के अंदर जाती है उसी दौरान मॉस्को को गोली लग जाती है, कई सारी 3 गोली लग जाती है, जिसकी वजह से मॉस्को की डेथ हो जाती है। और उसी दौरान रॉयल मिंट के अंदर इनकी भसड़ की वजह से, मतलब टोक्यो की ही भसड़ की वजह से, टोक्यो हो गया डेनवर, और डेनवर को प्यार हो जाता है मोनिका से, जो कि आर्थरो की गर्लफ्रेंड होती है। तो इन प्यार व्यार के दर में कुछ हॉस्टेजेस ऐसा प्लान बना लेते हैं कि उन्हें भागना है। तो भागने का प्लान बना जब रहे थे तो उसी दौरान वो ऑस्लो के सर पे रॉड मार देते, और जिसकी वजह से ऑस्लो की भी डेथ हो जाती है, और वो 16 हॉस्टेजेस वहां से निकल के बच के भाग जाते हैं। वो भाग जाते हैं, जिससे प्रोफेसर भी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, और प्रोफेसर को भी बड़ा अजीब लगता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। लेकिन ये सब कुछ होता है तो सिर्फ प्यार मोहब्बत के चक्कर में। हालांकि ये बात प्रोफेसर ने पहले ही कही थी कि प्यार मोहब्बत बाहर कर लेना, अंदर ऐसी हरकतें मत करना, सारे प्लान की धज्जियां उड़ जाएगी, और यही हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे लगता भी प्लान सच चौपट हो जाएगा या जो भी कुछ है, लेकिन प्रोफेसर पीछे नहीं हटने वाला था। तभी राकेल एक प्लान सोचती है। वो प्लान क्या होता है, राकेल को लगता है कि एंजल को सारी सच्चाई मालूम चल गई थी, इसलिए एंजल का एक्सीडेंट करवाएगा, जबकि ये सच नहीं था। तो वो एक प्लान बनाती है। वो बोलती है कि क्यों ना हम एक अफवाह फैला दे, और उस अफवाह में ये हो कि कोमा से बाहर आ चुका है एंजल, और जैसे ही जो भी बंदा है, मतलब प्रोफेसर है, ये बात पता चलेगी कि उसको कि वो कोमा से बाहर आ चुका है, या जो भी बंदा है जिसने एक्सीडेंट किया है एंजल का, वो जरूर उस हॉस्पिटल में आएगा और वो एंजल को पकड़ने की कोशिश करेगा या उसे मारने की कोशिश करेगा। तो राकेल की बात से सारे पुलिस वाले सहमत होते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ हमें एक बार ट्राई करना है। तो ट्राई करने की जब बात होती है तो तभी वो जो अंदर मतलब ये सारा प्लान सेटअप बना देते हैं, पुलिस वालों को भी अंदर भेज देते हैं, लेकिन प्रोफेसर भी काम नहीं होता। प्रोफेसर फोन करता है बर्लिन को। बर्लिन बोलता है कि दरअसल ये सब कुछ झूठ है, वो कोमा में नहीं आया, ये सब एक अफवाह फैलाई गई है। तो तभी प्रोफेसर क्या करता है, जाता है अंदर, प्रोफेसर एक प्लान बनाता है। प्लान में क्या करता है, वो बहुत सारे जोकर इकट्ठे करता है और सभी जोकरों को भेज देता है अंदर हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में 1 बाय 1 बहुत सारे जोकर जाते हैं। अब उन जोकरों में फंस जाते हैं सारे पुलिस वाले बोलते हैं कि जोकर आए कहाँ से। उसी बीच में एक जोकर बन के जाता है प्रोफेसर। अब प्रोफेसर जब जोकर बन के जाता है तो वहीं
एक बच्चे के हाथ में गुड्डा दे देता है और उस गुड्डे में लगा होता है कैमरा। अब वो बच्चा धीरे धीरे जाता है उस कमरे में जिस कमरे में एंजल होता है, और एंजल के कमरे में 3 पुलिस वाले पहले से तैनात होते हैं। अब जैसे ही वो छोटा सा बच्चा एंजल के रूम का दरवाजा खोलता है, तुरंत पुलिस वाले बंदूक तान लेते हैं उसके ऊपर, और उसमें लगा होता है कैमरा। प्रोफेसर उस कैमरे में सब कुछ देख लेता है। वो देख लेता है, मतलब इनका प्लान था, तो प्रोफेसर तो वहां से भाग जाता है। चलो ठीक है, भाग तो जाता है, लेकिन जितने भी जोकर वहां पे जाते हैं सब जोकरों को राकेल कैमरे में देख लेती है, और सब जोकरों के जो गुड्डे होते हैं उनको भी देख लेती है। उसी दौरान जब राकेल मिलती है प्रोफेसर अपने कपड़े बदल कर जाता है राकेल से मिलने के लिए कॉफी शॉप में। तुरंत राकेल प्रोफेसर के कोट पे बाल देख लेती है, उसी गुड्डे का जिस गुड्डे को उसने कैमरे में हॉस्पिटल में देखा। राकेल को शक हो जाता है कि कहीं यही तो मास्टरमाइंड नहीं है। तुरंत राकेल फोन करती है बाथरूम में जाकर के अपने एक्स हस्बैंड को, और अपने एक्स हस्बैंड को बोलती है कि क्या सच में सालवा ने तुम्हें मारा था? तो वो बोलता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वहीं उसके एक्स हस्बैंड को भी शक होता है, क्योंकि वो भी बड़ा दिमागी होता है। शक होता है कि कहीं सालवा ही तो प्रोफेसर नहीं है। तो तुरंत सालवा जो एक्स हस्बैंड होता है उसका राकेल का, वो तुरंत बोलता है कि जहाँ जहाँ प्रोफेसर बैठा था उस जगह को तुरंत सारे फिंगरप्रिंट निकालो, और मतलब वहाँ के फिंगरप्रिंट निकालो, और वहाँ के सारे फिंगरप्रिंट निकाल करके मैच करवाता है गाड़ी के फिंगरप्रिंट से, और वो सारे के सारे फिंगरप्रिंट मैच हो जाते हैं, और राकेल का जो शक था वो कंफर्म हो जाता है। तुरंत राकेल अरेस्ट कर लेती है इसको, प्रोफेसर को अरेस्ट करके, लेकिन वो पुलिस वालों को नहीं देती क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब अरेस्ट करके वो उसे उसी जगह ले जाते हैं जिस जगह ये प्लान बनाते हैं। उस जगह ले जा करके राकेल थोड़ा बहुत मारती पीटती है, धमकाती भी है, रोती भी है, और अपनी इमोशन भी जाए। अब राकेल उससे सवाल पूछते कि तुमने मेरे साथ प्यार करने का नाटक क्यों करा? तो प्रोफेसर भी सारी सच्चाई बताता है कि हाँ ये सच है कि मास्टरमाइंड मैं ही हूँ, लेकिन उतना सच ये भी है कि मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। तो राकेल को लगता है झूठ बोल रहा है। अब राकेल गुस्से में एक मशीन ले आती है, मशीन ला करके रख देती है। अब जैसे जैसे प्रोफेसर झूठ बोलेगा तो मशीन रेड शो करेगी, और सच बोलेगा तो रेड शो नहीं करेगी। अब वो जब बहुत सच्चा प्यार करता है, दिल से प्यार करता है, जब ये सारी बातें बोलता है प्रोफेसर, तो मशीन शो कर देती है कि ये सच ही बोल रहा है। राकेल को थोड़ा बहुत विश्वास भी हो जाता है। अब राकेल के सामने से प्रोफेसर होके निकल जाता है, लेकिन राकेल गोली नहीं मारती। प्रोफेसर वहां से चुपचाप चले जाता है, और ये बात पता लग जाती है पुलिस वालों को भी, क्योंकि फिंगरप्रिंट मिल जाते हैं सालवा के गाड़ी के फिंगरप्रिंट से, जिस फिंगरप्रिंट की वजह से ये पता लग जाता है कि भाई सालवा ही प्रोफेसर है और सालवा होता है बॉयफ्रेंड राकेल का। अब सब लोगों का शक चले जाता है राकेल पे। अब सारे पुलिस वाले राकेल को अरेस्ट कर लेते हैं और बोलते हैं कि तुम प्रोफेसर से मिली हुई है, तो बताओ तुमने प्रोफेसर के साथ कैसे मिलकर प्लान बनाया, ये वो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। लेकिन राकेल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि नहीं मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन पुलिस वाले मान के थोड़ी राजी थे। तभी पुलिस वाले राकेल को बहुत डराते हैं, धमकाते हैं, और बहुत सारी चीजें पूछने की कोशिश करते हैं प्रोफेसर के बारे में, लेकिन वो मना करती रहती है। तो उससे बैच छीन लेते हैं, मतलब को सस्पेंड कर देते हैं राकेल को। अब राकेल सस्पेंड हो जाती है। अब राकेल अपने बल पर मारने की कोशिश करती है प्रोफेसर को। अब वहीं प्रोफेसर अपना आखिरी चरण स्टार्ट कर देता है, मतलब भागने का। अब भागने का जो प्लान होता है, रॉयल मिंट के अंदर दरअसल 2 सुरंगें खोदी जाती है। एक सुरंग जिसे खोदते हैं हॉस्टेजेस, क्योंकि ये बात प्रोफेसर को पता थी कि कुछ हॉस्टेजेस भागने की कोशिश करेंगे और वो कामयाब भी हो जाएंगे, और उन हॉस्टेजेस को ये मालूम होगा कि हम एक सुरंग खोद रहे हैं। अब जिस सुरंग को खोद रहे हैं उसकी जानकारी वो लोग पुलिस वालों को देंगे। अब प्रोफेसर 2 सुरंगें खोदता है, एक हॉस्टेजेस के द्वारा और एक अपनी टीम के द्वारा सुरंग खोदवाता है। अब जब हॉस्टेजेस बाहर भागते हैं, जो भाग जाते हैं बाहर बच करके, वो हॉस्टेजेस पुलिस को वही जानकारी देते हैं जो प्रोफेसर चाहता था, जो जानकारी उनके पास हो। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, अपनी आर्मी को भेजते हैं उसी सुरंग की तरफ जिस सुरंग को हॉस्टेजेस खोद रहे होते हैं और जिसकी जानकारी पुलिस वाले के पास होती है। लेकिन जिस सुरंग से वो लोग भागने वाले होते हैं उस सुरंग की जानकारी किसी को नहीं होती सिवाय प्रोफेसर। लेकिन जब पुलिस वाले वहाँ पे जाते हैं, आर्मी वहाँ पे जाती है, वो देखते कि यार ये तो हॉस्टेजेस है, या तो हॉस्टेजेस गड्ढा खोद रहे हैं, मतलब ये लोग इस सुरंग से नहीं भागने वाले, दूसरी सुरंग से भागने वाले। तुरंत वो अपना प्लान चेंज करके दूसरी सुरंग की ओर भागते हैं, और उस सुरंग से सबको भगाने वाला कोई होता है तो वो बर्लिन होता है। बर्लिन अपनी सारी टीम मेंबर को भगा देता है सुरंग के जरिए प्रोफेसर के पास। अब वही प्रोफेसर सारी टीम से तो मिल जाता है। बर्लिन समझ जाता है कि अगर मैं भी यहाँ से भागा तो प्लान हमारा चौपट हो जाएगा, तो बर्लिन ये फैसला लेता है कि मैं पुलिस वालों को रोकूंगा, तुम सारे वहाँ से भाग जाओ। अब बर्लिन वहीं पे बर्लिन की मौत हो जाती है, और जिस जगह से प्रोफेसर अपनी टीम और पैसे को लेकर भागने वाला होता है उसी जगह पे पहुंच जाती है राकेल। राकेल बंदूक तान लेती है प्रोफेसर के सामने, लेकिन इतने में तो राकेल को चारों तरफ से घेर लेते हैं प्रोफेसर के लोग। अब वहीं प्रोफेसर ये बात साबित भी करता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये वो बहुत सारी चीजें। वहीं राकेल भी सिद्ध कर देते हैं कि हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन राकेल को वो बांध करके छोड़ के वहाँ से चले जाता है, और यहाँ से इनकी जो चोरी हो जाती है वो कामयाब हो जाती है, और ये सारा पैसा लेकर के, मतलब लगभग 1 बिलियन यूरो लेकर के भाग जाते हैं प्रोफेसर के साथ। लेकिन वहीं राकेल को एक इंडिकेशन दे जाता है प्रोफेसर कि मैं हूँ कहाँ पे, मतलब अपनी लोकेशन के जरिए राकेल प्रोफेसर के पास पहुंचती है, और परमानेंटली राकेल प्रोफेसर के पास, राकेल और उसकी बेटी और राकेल की माँ, ये तीनों चले जाते हैं प्रोफेसर के पास और उसी के साथ, और सारे चोर अपनी अपनी जिंदगी मस्त ऐशो आराम में जीते हैं।
इस तरीके से ये जो पहली चोरी है इनकी कामयाब हो जाती है और इस तरीके से इसका सेकंड सीजन का एंड भी होता है। थर्ड सीजन में एक नई चोरी का प्लान करते हैं और वो चोरी इस चोरी से काफी ज्यादा खतरनाक होती है। तो हम दूसरी वीडियो में उसकी बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।